बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में नुसरत हारिस एंड टीम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। एक नए वीक का आगाज़, बहुत सी नए ख़बरों का आगाज़ और सियासी तौर पे, समाजी तौर पे बड़े सारे नए नए काम हो रहे हैं, नए नए वादे हो रहे हैं, नए नए मंजरनामे हैं जो सामने आ रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात है। मंडे स्टार्ट है ऑफ द वीक और इसमें ये एक छोटी सी सोच जो बड़ी गहराई रखती है, ये मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, एज इट इज़ पढ़ना चाहती हूँ। घर के मुकाबले में दरवाज़ा छोटा होता है, दरवाजे के मुकाबले में ताला छोटा होता है और ताले के मुकाबले में चाबी छोटी होती है, लेकिन वो छोटी सी चाबी पूरे घर को खोल सकती है। इसी तरह एक पायदार और अच्छी सोच बड़े बड़े मसाइल को हल कर सकती है। नफ़रतों को मिटाएं, मोहब्बत फैलाएं। तो ये बिल्कुल सही बात है। देखें, घर को जो एक चीज़ प्रोटेक्ट करिए एट द एंड ऑफ द डे, वो एक छोटी सी चाबी है कि वो कहीं गुम जाए खुदा न खास्ता, तो उसके बाद क्या सूरत हाल होती है। तो इसी तरह एक छोटी सी सोच है, मस्बत सोच है, जो अगर पनपने लगे, अगर लोग एक दूसरे की तरफ पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र करें, तो उससे बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। खैर, एनर्जी ट्रांसफ़र तो हो रही है क्योंकि पावर शो जिस तरह हो रहा है इस्लामाबाद में और दीगर मुल्क के हिस्सों में, वो हम और आप देख रहे हैं। कल इमरान खान साहब का जलसा और उसमें भी एक पावर शो हुआ, उसमें उसके बारे में जो एनालिसिस है उस पर लोग ये कहते हैं, कुछ लोग जो वहाँ के रिहायशी हैं, कल उन्होंने ये भी बताया कि नहीं जी इतनी पब्लिक नहीं है, जो मुझे पहली खबर आई। लेकिन उसके बाद फिर जब गूगल इमेजरी पे आप देखें या जिस तरह से एनालिसिस हुई है मुख्तलिफ फोरम से और बाद में फुटेजेस आई हैं, उससे ये महसूस होता है कि इमरान खान साहब की सपोर्ट के लिए लोग जौक दर जौक इस्लामाबाद में मौजूद थे। ट्रैफिक किस तरह से जैम हो गई थी और लोग किस तरह से जैम पैक्ड थे, वो तमाम चीज़ें हमने और आपने देखी। इमरान खान साहब ने बहुत सी बातें कही जो मुझे सुनने में बहुत अच्छी लगी और मेरे कान तरस गए थे ऐसी बातें सुनने के लिए, लेकिन इसमें हकीकत कितनी है वो हमें पता उस तरह से नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जी कोरोना में पूरी दुनिया इफेक्ट हुई, पूरी दुनिया की इकॉनमी इफेक्ट हुई, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी उस तरह इफेक्ट नहीं हुई। पाकिस्तान में वो ये कहते हैं कि हमने सनतों को और सनतकारों को बहुत से मराहत दिए हैं जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदल गई है, जिसमें उन्होंने बिलखुसूस बात की है बिल्डर्स की, और जो हमारा तामीरात का शोबा है उसमें वो कहते हैं कि इतनी तरक्की हुई है कि हमारे पास बेरोजगारी नहीं रही है। आज अगर लोग मजदूर ढूंढने निकलते हैं तो उनको मजदूर नहीं मिलता। सो ये तमाम बातें इमरान खान साहब की तरफ से आई जो कि मैं सुनना चाहती हूँ एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री। लेकिन इसमें कितनी सदाकत है, मेरे ख्याल में वो जो लोग इससे ताल्लुक़ रखते हैं, इन शोबाए हयात से, शोबाए जो ज़िंदगी के ये तमाम शोबाए जात हैं जो इनसे ताल्लुक़ रखते हैं, वो इसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। इकॉनमी की क्या सूरत हाल है वो ज़्यादा बता सकते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के गैप को, हाँ पिछले दिनों ब्रिगेडियर हारिस हमारे शो में आए थे और उन्होंने कहा कि उस गैप को कम किया गया है, बेहतरी आई है, लेकिन वो वाली बेहतरी नहीं आई जिससे हम बिल्कुल अपनी सिचुएशन को रिवर्स समझें। लेकिन इमरान खान साहब ने कल बहुत से इकदामात अपनी हुकूमत के वो बताए हैं जो वो कहते हैं कि पहले नहीं हुए थे, ऑन रिकॉर्ड हैं, और उन्होंने उसको अवाम के सामने पेश किया है। आज नो कॉन्फिडेंस मोशन है और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में कौन कहाँ होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन अपना कौन सा कार्ड शो करेगा, ये आज हमें पता चलेगा। सो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे पास इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है, क्योंकि आज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मौजूद हैं मतीन हैदर साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी मतीन साहब, तो इस वक्त इस्लामाबाद में, वैसे आप कल से भी कोई चीज़ रिलेट करना चाहें तो ज़रूर बता दें क्योंकि आप खुद वहाँ पर मौजूद रहे हैं। सो क्या इस वक्त का मंजरनामा है इस्लामाबाद का? क्या वो जो सोच थी कि जी 50-50% है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में 50% है, आर या पार भी 50% है, क्या वो 60-40, 70-30 इस तरह कुछ हुआ है रेशियो? जी बिल्कुल जी, इसके ऊपर मैं बात करूँगा, लेकिन पहले जो संडे की पीटीआई की रैली थी जिससे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तारीखी खिताब किया जी, और वो जो सरप्राइज कौम को देना चाह रहे थे वो कोई सरप्राइज नहीं आया। मास्टरवाई उन्होंने एक इंकशाफ किया कि इनकी हुकूमत को उल्टाने के लिए, तो इनकी हुकूमत को हटाने के लिए गैर मुल्की फंडिंग के साथ साजिश की जा रही है। इस हवाले से उन्होंने कागज भी लहराया कि उनके पास एक खत मौजूद है, ताहम उन्होंने उसकी तफसीलात शेयर करने से इनकार कर दिया। जो आपने मगर मतीन साहब, क्या उन्होंने ये कहा उसमें साथ में कि वो खत मेरे पास मौजूद है, आप आए और उसको देख सकते हैं? जी
कि उन्होंने ये कहा कि वो खत उनके पास मौजूद है और उसे वो देख सकते हैं। इसकी तफसीलात उन्होंने अवाम के सामने नहीं रखी जी और ताहम ये खत और ये एक पॉलिटिकल एंगल है जो सरप्राइज जो हैरान कुन चीज़ वो अवाम को देना चाह रहे थे, अवाम उसकी मुंतजर रही। वो जो एक सरप्राइज था वो कोई इकनॉमिक रिलीफ हो सकता था अवाम के लिए, मजीद किसी किस्म का कोई उनकी बेहतरी के लिए रिलीफ का कोई पैकेज हो सकता था, ताहम वो ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। और जहाँ तक आपने कहा कि अदम एतमाद में इस वक्त 50-50 है, तो इस वक्त हुकूमत की पोजीशन बहुत खराब हो चुकी है क्योंकि गुज़िश्ता रोज भी एक उनकी विकेट गिर गई, यानी शाहजैन बुगटी जो है वो हुकूमत का साथ छोड़ गए। वो सिर्फ एक महज एमएनए नहीं थे बल्कि वज़ीर आज़म के मामले खसूसी थे। तो अब इस वक्त सिचुएशन जो है वो 70-30 के करीब जा चुकी है। आज जब अदम एतमाद की तहरीक बाज़ाब्ता तौर पर बहस के लिए पेश होगी तो भी बहुत हंगामा रही मुतवक्की है क्योंकि ईवान का माहौल जो है वो बहुत चार्ज है। जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है, यानी ईवान के बाहर की जो गर्मा गर्म सूरत हाल है, उसी की फीलिंग अंदर भी महसूस होगी और अंदर भी माहौल जो है बहुत चार्ज है। तो पीटीआई ने ये तय किया कि वो मुकम्मल तौर पर इजलास में शिरकत करेगी। जब तक डिबेट चलेगी तो उसमें भरपूर तरीके से अपोजिशन के ताबड़तोड़ हमलों का मुकाबला किया जाएगा। ठीक है। अब देखना यह है कि इस 70-30 की सिचुएशन के पेश नज़र क्या तहरीक अदम एतमाद पे काउंटिंग हो सकेगी, चूँकि कल एक इंतहाई अहम मीटिंग पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी की हुई है जिसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान ने की। उसमें ये तय किया गया है कि और दो वफाकी वज़रा असद उमर और शेख रशीद अहमद ने तजवीज़ दी है अभी कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस सूरत हाल के मद्देनज़र फौरी तौर पर आम इंतखाबात के ऐलान कर दें और इसके साथ साथ पंजाब और KPK की असम्बलियों को भी तहदीद करने, यही ऑप्शन उनके मद्देनजर है। ये एक तजवीज़ दी गई है, ताहम हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान खुद करेंगे। तो ये उनकी ठीक है, ये तजवीज़ दी गई है मतीन साहब। और जो पिछले दिनों जिस तरह आवाम को सरप्राइज की बात की जा रही थी, इस तरह उन्होंने कहा था कि मेरे पास भी ट्रम्प कार्ड है जो वक्त आने पे मैं बताऊंगा। सो क्या अभी भी वो ट्रम्प कार्ड आपको लगता है कि मौजूद है या उन्होंने अपने सारे कार्ड शो कर दिए हैं? जी, जहाँ तक ट्रम्प कार्ड का वो जिक्र कर रहे हैं, अब इस 70-30 की सिचुएशन में यानी 30 सिचुएशन जो है वो पीटीआई की है एज फार एज नंबर गेम। इसमें किसी किस्म का कोई ट्रम्प कार्ड जो है वो नंबर गेम में तो नहीं हो सकता। ताहम ये जो मैंने पहलू आपके सामने रखा है और नाजरीन के सामने कि वो आम इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं कि वो किसी भी सूरत में शहबाज शरीफ को या जिन 3 चूहों की वो बात कर रहे हैं उनमें से किसी को भी वो इक़्तिदार का मौका नहीं देने देंगे। जब इंतखाबात होंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो ये हैरान कुन इंकशाफ किया, अगर इसके ऊपर कौम उनके साथ खड़ी हुई, यानी महज खारजा पॉलिसी की बुनियाद के ऊपर कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आज़ाद और खुद मुख्तार होनी चाहिए, महज अगर उन्होंने कोशिश की कि इसके ऊपर वोट मिले तो ये बहुत मुश्किल होगा और सरप्राइज यही हो सकता है कि वो आम इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं। अच्छा मतीन साहब, पिछले दिनों मैंने एक और एनालिसिस सुनी जो मैं आपसे उसके बारे में चाहूँगी कि जो आपकी राय है वो ज़रूर शेयर करें। कहने वालों ने ये कहा कि इमरान खान साहब जो ट्रम्प कार्ड की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वो चौधरी निसार का जिक्र कर रहे हों और किसी तरह उनको पिक्चर में फिट कर रहे हों और उसके बाद उनका मकसद ये हो कि ना मुझे अपनी पोजीशन से हटाया जा रहा है तो बाकी सबको भी उनकी पोजीशन नहीं मिलेगी। क्या ये कुछ अहमियत का हामिल है? आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है? जी, जहाँ तक चौधरी निसार अली खान का ताल्लुक है, उसके हवाले से बिल्कुल हक़ाइक़ पे मबनी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सामने रख दूँ। इसलिए अव्वल ये कि वो पंजाब असम्बली के रुकन है, यानी वो MP हैं, सूबाई असम्बली के रुकन है। जी। नंबर 2 ये है कि गुज़िश्ता कई अरसे से उनके पास मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा जाता हुआ मिलते हुए नहीं देखा गया। जी बिल्कुल। वो खुद इस वक्त एक जिसे कहते हैं एक रिजर्व सीट कंडीशन में रह रहे हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं। तो इस सूरत हाल में चौधरी निसार अली खान जो खुद सूबाई असम्बली के रुकन है, कौमी असम्बली के रुकन भी नहीं है, नून लीग के अरकान से उनके कोई मुलाकातें भी नहीं है, वो कैसे ये दावा कर सकते हैं कि पीटीआई से उनकी मुलाकातों के बारे में कुछ निशानदेही की गई थी, गो के फिर उसे रद्द कर दिया गया कि मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मुलाकात हुई थी। लेकिन उस मुलाकात की तस्दीक भी
वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता हफ्ते चंद एंकरों के साथ इंटरेक्शन में कहा कि उनकी मुलाकात को भी हुए बहुत अरसा बीत गया। अच्छा। ये कोई रीसेंट पास्ट में मुलाकात नहीं हुई, इस मुलाकात को बहुत अरसा बीत गया। तो अब उसमें लास्ट पहलू यह है कि चौधरी निसार अली खान के मुखालिफ जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वो गुलाम सरवर खान है, वो उनके सियासी हरीफ हैं। तो वो किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि चौधरी निसार अली खान की पार्टी के अंदर एंट्री हो, और अगर उनकी एंट्री हो भी गई पार्टी के अंदर, तहम वो नून लीग की जानिब से किसी किस्म के अरकान असम्बली को तोड़ने में वो कतन कामयाब दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास एक भी नून लीग का एमएनए नहीं है जो उनका वोटर हो, जो उनकी हिमायत हासिल रखता हो। ऐसी कोई चीज नहीं है। तो ये ट्रंप पाक चौधरी निसार अली खान कतन नहीं हो सकते। ठीक है। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी तो देखिए पीडीएम और ऑपोजिशन बहुत इत्तेहाद में और यूनिटी के साथ आगे बढ़ रही है, और उनके जो नज़रियात हैं वो भी एक दूसरे से शाना बशाना चल रहे हैं। लेकिन माजी में भी हमने देखा है कि ये इत्तेहाद ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रह पाते हैं, खुसूसी तौर पे जब पावर की डिवीज़न होना शुरू होती है। और अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में इमरान खान साहब की बरतरी नहीं हुई तो क्या ये पार्टीज इसी इत्तेहाद से बाकी का अरसा चला सकेंगी जो इन्होंने डिसाइड भी किया हुआ है? और कहा भी है, ओपन सीक्रेट है ये, कि जी शहबाज शरीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट उनको दी जाएगी, बिलावल साहब को कोई शायद फॉरेन मिनिस्ट्री या दीगर कुछ और ऐसे उमूर हैं जिनके हवाले से सुपरवाइज करने का कहा जाएगा। इसी तरह बाकी लोगों के बारे में भी कहा गया है। तो क्या इनका आपस का इत्तेहाद आप समझते हैं कि इसी तरह कायम व दायम रहेगा अगर इनका पलड़ा भारी हो जाता है? तो जी, बड़ा अहम सवाल है आपका ये। हाँ बिल्कुल, और इसमें यही एक अंतर है, वो ये कि जब इलेक्शंस आते हैं, या अभी तो इस सूरत हाल में इन हाउस तब्दीली आ रही है, और अगर वो इमरान खान का तख्ता उलट करके पावर में आते हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें ये देखना होगा कि अगर जिस भी शख्स को वो वज़ीर आज़म के लिए नॉमिनेट करते हैं, क्या वो ऐवान से एतमाद का वोट ले पाएगा? ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अगर खान साहब का तख्ता उल्टेगा तो खान साहब अगला वज़ीर आज़म भी बनने नहीं देंगे। और आपने खुद अपने सवाल में कहा कि ये सब इत्तेहादी हैं जी, और इक़्तिदार की गेम में किसको कितना शेयर मिलना है, उसके ऊपर नए वज़ीर आज़म के इंतखाब से पहले ही इख्तलाफात हो सकते हैं। गेम पलट सकती है जी, तो गेम दोबारा पीटीआई के हक में आ सकती है। हो सकता है कि इमरान खान के अलावा कोई और बंदा नॉमिनेट हो जाए। तो ये अभी इनके लिए एतमाद का वोट हासिल करना बहुत मुश्किल होगा, चूंकि पीटीआई उसको मुश्किल बना देगी। और दूसरा, आपने खुद ही इशारा दे दिया कि वजारतों की तकसीम के ऊपर कि गवर्नर पंजाब कौन होगा, गवर्नर के कौन होगा, गवर्नर सिंध कौन होगा, गवर्नर बलोचिस्तान, इन गवर्नर्स की तकसीम के ऊपर, कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की तकसीम के ऊपर, और इंतहाई पुरकशिश मिनिस्ट्रियों की तकसीम के ऊपर इख्तलाफात होंगे। और जब इख्तलाफात होंगे तो फिर जो है वो यकीनी तौर पर इत्तेहाद का बरकरार रहना मुश्किल नजर आता है। वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि नून लीग ने हमेशा पीपल्स पार्टी और इसकी करप्शन को एक्सपोज किया, और पीपल्स पार्टी ने हमेशा नून लीग और इसकी करप्शन को एक्सपोज किया। तो ये इन तमाम पार्टीज के एक दूसरे के बारे में बहुत तरह हक़ाइक़ हैं, बहुत तरह स्टेटमेंट्स हैं। तो ये इत्तेहाद देर तक चलता हुआ नजर नहीं आता। सही। बहुत बहुत शुक्रिया मतीन हैदर साहब आपका, फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड फॉर योर टाइम। बहुत बेहतरीन तरीके से मतीन साहब ने ये जो पूरी सूरत हाल है इस वक्त तक की वो आपको अपडेट कर दी है। अब देखिए जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा GTV पर आप खबरों के जरिए और प्रोग्राम्स के जरिए अपडेट हासिल करते रहेंगे कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। एक ब्रेक आ गया है, उसके बाद हम वापस आते हैं और बाकी फील्ड्स में या हमारी जिंदगियों में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है, इस पर हम गौर व फिक्र करेंगे आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक। और आजकल जहाँ कहीं भी आप पब्लिक में मिलते हैं लोगों से, वो ये कहते हैं कि बड़ी गर्मी हो गई है, बस रमज़ान आ रहे हैं और उससे पहले इतनी गर्मी हो गई है, रमज़ान मुबारक में क्या होगा। सो आज वेदर कंडीशंस के हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। वैसे कराची वाले तो पूरे साल ही थोड़ा उनके लिए सरप्राइज़ ही रहता है, जब मौसम वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा गर्म होगा तो बेहतर भी हो जाता है, जब एक्सपेक्ट करते हैं कि बेहतर होगा तो गर्मी शदीद हो जाती है, और कभी दिन में गर्मी होती है और रात में खुनकी सी महसूस होती है। तो ज़रा हम कराची वाले तो डगमगाए से ही रहते हैं मौसम के हवाले से, लेकिन आगे आने वाले दिनों में क्या होगा और मौसम किस जानिब रवां दवा रहेगा, इस पे हम बात कर लेते हैं। क्योंकि अभी मैं एक वैसे देख रही थी कि जिस तरह से एक आती है कि जी पेश गोई होती है कि क्या क्या होने वाला है, तो अप्रैल के महीने में सनी है थ्रू आउट वेदर, लेकिन कहीं कहीं जो है वो वेदर कंडीशंस बड़ी नॉर्मल सी है और क्लाउडी सी और इस तरह से भी है। तो ये तो खैर अल्लाह ताला की मर्जी है, रहमत बरसाएं और नेमत बरसाएं हम सब पे रमज़ान के महीने में खुसूसी तौर पे। लेकिन प्रेडिक्शंस क्या हैं और फोरकास्ट क्या है, इस हवाले से जवाद मेमन साहब वेदर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जवाद साहब, क्या सूरत हाल रहेगी हमारी वेदर के हवाले से? देखिए कराची के हवाले से तो आपको पता है कि काफ़ी कुछ दिनों से काफ़ी गर्म मौसम था, लेकिन कराची वालों के लिए खुशखबरी ये है कि आज और कल जो है वो समंदरी हवाएं जो हैं वो एक बार फिर बहाल हो जाएंगी, तो इसके ज़रिए असर शहर में मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद 30 तारीख से जो है दोबारा ये शदीद गर्म मौसम जो है वो लौटेगा, और फिर मज़ीद जो है वो वीकेंड तक जो है वो उम्मीद है कि कंटिन्यू करेगा, यानी कि हफ्ता या पहले रोज़े इतवार तक। अच्छा, और फिर उसके बाद रमज़ान के महीने में कोई ख़ास ऐसी फोरकास्ट, क्योंकि हल्की फुल्की फुहार भी हो जाती है, हम देखते हैं रमज़ान के महीने में बिला मौसम भी हो जाया करती है, और कभी कभी थोड़ा क्लाउडी वेदर भी होता है, तो इस तरह की कोई है फोरकास्ट? नहीं देखें, रमज़ान के महीने में क्योंकि ये अप्रैल का महीना है तो अमूमन ये कराची और सिंध के दूसरे एरियाज में जो है वो गर्म ही रहता है जी। तो फिलहाल जो अब तक नज़र आ रहा है लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में वो यही नज़र आ रहा है कि थ्रू आउट रमज़ान का महीना भी जो है वो सीजनल टेम्परेचर रहेंगे। इसमें ये कह सकते हैं कि एक कमज़ोर शिद्दत की एक आधी कोई हीट वेव का शायद इम्कान हो, जिसमें टेम्परेचर जो है वो 38 से 40 डिग्री तक चला जाए, लेकिन ओवरऑल फिलहाल जो है वो सीजनल टेम्परेचर ही नज़र आ रहे हैं। रही बात बारिश या फुहार की, तो अप्रैल आपको पता है क्योंकि ड्राई महीना होता है, तो फिलहाल ऐसे जिसकी कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं है। अच्छा, जो आपने हीट वेव की बात की है बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट वेव अगर कोई ऐसा सिनेरियो बन जाता है तो वो कब हो सकता है? अप्रैल के महीने में, मिड में, आखिर में, कब ये हो सकता है, या आगे भी फिर ये चलेगा इसका दौरानिया हीट वेव का? देखिए ये कहना कबल अज़ वक्त है कि कब हो सकता है, लेकिन अमूमन यही देखने में आ रहा है पिछले कई सालों से कि अप्रैल में 1 से 2 हीट वेव्स आती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से कोई हाई प्रेशर सिस्टम पाकिस्तान की तरफ मूव करता है, वो समुद्री हवाओं को ब्रेक करता है, तो फिर उसके बाद टेम्परेचर जो है वो हाई जाते हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि सेकेंड वीक ऑफ रमजान यानी कि 10 या 12 अप्रैल के आसपास टेम्परेचर कुछ हद तक थोड़े से ज्यादा नजर आ रहा है। अच्छा जवाद साहब, थोड़ा सा नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बता दीजिए कि टेम्परेचर कितना, दर्जा हरारत कितना ऊपर जाता है, तो लोगों को थोड़ा सा ख्याल करने की ज़रूरत होती है कि शायद हमें हीट वेव या हीट वेव में हम आ ना जाएं, या ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे साथ ना हो जाए। तो वो दर्जा हरारत आखिरी क्या होता है जिसके बाद हमें प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? देखिए प्रिकॉशंस जो है आपको लेने हैं जब दर्जे हरारत तकरीबन 38 से 40 डिग्री तक जा रहा हो, चल रहा हो, और ये 2 से 3 दिन कंटिन्यू कर रहा हो। और कराची के हवाले से सबसे बड़ी बात जो होती है, क्योंकि ये यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जब ह्यूमिडिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर भले ही 37-38 डिग्री क्यों ना हो, लेकिन अगर 40-50% ह्यूमिडिटी होती है तो फील लाइक, यानी कि इंसान के जिस्म को जो फील हो रहा होता है वो टेम्परेचर वो तकरीबन 42-43 इस तरीके से फील हो रहा होता है। तो ये जो सिनेरियो होते हैं जब टेम्परेचर हाई हो और उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी भी हाई हो, तो इस दौरान जो है वो लोगों को बहुत एहतियात और खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसी दौरान जब आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और फील टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी दौरान जो है हीट स्ट्रोक के खतरात रहते हैं। सही। और मुल्क के बेशतर हिस्सों के हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे, किसी और शहर के बारे में, कोई और ऐसी प्रेडिक्शन, कोई ख़ास फोरकास्ट जो आप शेयर करना चाहें?
देखिए ओवरऑल आने वाले दिनों में जो है मुल्क में तकरीबन सीजन टेम्परेचर्स ही चलते रहेंगे, जिसमें पंजाब और अपर सिंध में जो है वो काफ़ी खासा गर्म मौसम रहेगा। जी। बाकी अगर नॉर्दर्न एरियाज की बात करी जाए तो अप्रैल के महीने में जो है वो 2 से 3 कमज़ोर शिद्दत के और दरमियानी शिद्दत के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है मगरिबी हवा के जो सिस्टम होते हैं जी। उनके आने की उम्मीद है, जिसमें अपर पंजाब नॉर्दर्न एरियाज में जो है ठीक है। वो पहाड़ी इलाकों में बारिश और इस तरीके से जो है ये इवेंट्स होते रहेंगे। ठीक है। सो ज़्यादातर जो मेरे ख्याल में प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप वेदर फोरकास्ट करते रहे हैं, एनालिसिस भी करते रहे हैं। सो कराची वालों को कोई आप मशवरा देना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स या अनसर्टेनिटी ऑफ वेदर हमारे ही शहर में होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कराची वालों के लिए खुसूसी अपडेट बस इसी तरीके से है कि कोई भी अगर आप बाहर कर रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली रमज़ान के महीने में, तो वेदर इवेंट्स के ऊपर, वेदर अपडेट्स के ऊपर जो है वो खास नज़र रखा करें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि एटलीस्ट इवेंट से 2 से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जो है वो हम अपडेट करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें यह है कि वक्त रहते जो है आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, स्पेशली गर्मी के मौसम के हवाले से। सही। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद मेमन साहब आपका फॉर दिस एनालिसिस एंड फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक यहाँ आ गया, ब्रेक के बाद हम कुछ और चीज़ें भी आपसे शेयर करेंगे, और अगर आप हमें कॉल करते हैं तो आज आप एक बात बताइए वैसे, क्योंकि मैंने ये देखा है हमेशा और ऑब्जर्व भी मैं करती रही हूँ, और शायद अपने हवाले से भी देखा होगा कि जब आपका मूड अच्छा होता है ना, और आपके दिलो दिमाग की कैफियत या मौसम अच्छा होता है, तो बाहर का मौसम इतना ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट नहीं करता। जब अपनी कैफियत इतनी अच्छी नहीं होती ना, तो बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आप इस बात पे बिलीव करते हैं या नहीं, इसके बारे में आप मुझे बताइएगा आफ्टर द ब्रेक। जी उठा पाकिस्तान में एक बार फिर वेलकम। और अब हम आपको एक पैकेज दिखाएंगे, मगर उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि पैकेज के बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं और पैकेज के हवाले से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि पैकेज में जो एक मैसेज दिया गया है खुददारी का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो जब आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा महसूस भी करेगा, आपको पसंद भी आएगा आई एम श्योर, क्योंकि जब मैंने देखा तो ऑब्वियसली इट हैज़ दैट इम्पैक्ट जो एक फ़ील होती है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ लोग हर चीज़ में बहाने बनाते हैं या एक्सक्यूज़ेस पेश करते हैं, या ये कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इंसान को एक बहुत ही पावरफुल चीज़ दी है, और वो है उसका दिमाग। आप ये देख लीजिएगा, अपना मुशाहिदा बनाइएगा कि वो लोग जिनका दिमाग सही काम करता है, दिमाग तेज़ होता है, और दिमाग और ज़बान का ताल्लुक भी अच्छा होता है, वो ज़िंदगी में तरक्की बहुत करते हैं। सो दिमाग के लिए आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, दिमाग के लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जो लोग एक्सक्यूज़ेस देते हैं, लेकिन दिमाग को हमें ट्यून करने की ज़रूरत होती है। और अगर हम दिमागी तौर पर स्ट्रॉन्ग हैं और हम ये समझते हैं कि ये एक चीज़ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो हम कर जाते हैं। ये एक मिसाल के तौर पे हम पैकेज में आपको दिखाते हैं। क्वेटा लेकर जा रहे हैं, वहाँ का ये पैकेज देखिए, वहाँ के ये जो एक खुददार इंसान है, इनसे मुलाकात कीजिए और फिर वापस आते हैं। जिंदगी एक जख्म भरी है, ये वक्त पर हम बढ़ना ना सीख हारना तो है एक दिन से फिलहाल की बगी ना सीख। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ छू गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। ये है क्वेटा के अमीर बख्श जो आटे की चक्की चला रहे हैं। अमीर बख्श को पहली नजर में देखकर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये शख्स देखने की सलाहियत नहीं रखता, मगर हकीकत तो ये है कि ये मेहनत कश आँखों की बीमारी के बायस 3 साल कबल दोनों आँखों की बिनाई से महरूम हो गया था। एक पहले से खराब थी, उसमें काला पानी आ गया था। डॉक्टर ने कहा एक आँख जो है ना खत्म करो, दूसरा बच सकते, लेकिन दोनों ज़ाया हो गई। कोटा से भी इलाज करवाए थे, लेकिन ये डॉक्टर ने कहा कराची जाओ, वहाँ से भी मैंने 2 ऑपरेशन करवाए, लेकिन दोनों में कामयाबी नहीं हुई। इसी तरह मेरी आँखों की बसारत ज़ाया हो गई।
अमीर बख्श ने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया और रिस्क हलाल की जस्तजू में लग गया। घर का वाहिद कफील 11 अफराद की कफालत के लिए आटे की चक्की पर काम करता है, जहां मशीन के हर हिस्से को महसूस करके ये इंसान कमाल महारत से बगैर किसी सहारे के आटा पीस कर रोजगार कमा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह घर से निकलते हैं, यहाँ काम शुरू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दुकान खोलते हैं, मशीन स्टार्ट करते हैं, किसी की मोहताज नहीं है। मुकम्मल जो मेरा काम होता है इसका इंजन का आवाज़ के ज़रिए से पहचानता हूँ कि इंजन ठीक चल रहा है या ख़राब चल रहा है, तो मुकम्मल काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद करता हूँ, किसी का मोहताज नहीं हूँ। ये पार्सल उनका उठाना सवारियों से या सवारियों पर रखना, ये खुद मैं काम करता हूँ। ये मजदूर हिसाब किताब का तेज है और ग्राहकों का माल महफूज करने के लिए उनका नाम भी बोरी पर लिखने की सलाहियत रखता है। अमीर बख्श अपने बुलंद हौसलों और मजबूत कुव्वत इरादी से अपना लोहा तो मनवा रहा है, मगर बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये हुकूमती सरपरस्ती का भी ख्वाहिशमंद है। बसारत से महरूम अमीर बख्श ने साबित कर दिया कि अगर जज्बा जवान हो तो कामयाबी की राह में हायल तमाम रुकावटें खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, क्वेटा। वैसे जब आप ये पैकेजेस देखते हैं और ये बातें सुनते हैं लोगों के हवाले से तो आपको बहुत एक एनर्जी मिलती है और बहुत कुव्वत मिलती है, लेकिन जब खुद निकलते हैं और ख़ुद करने लगते हैं तो फिर एहसास होता है कि ये आसान नहीं है। जो लोग ये कर रहे होते हैं वो अंदर से बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये कैफियत और ये इनाम हर किसी को दिया है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम उसको एक्सप्लोर करें और उसे इम्प्लीमेंट करें अपनी ज़िंदगी में। हाथ पैर छोड़ के बैठ ना जाएं, या हम ये ना सोचें। बहुत से लोग तो माजरत के साथ ऐसा महसूस होता है कि वो शायद एक्सक्यूज़ेस देकर अपने काम को डिले करना चाह रहे हैं, या अपनी जवाज़ मुख्तलिफ पेश करके जो चीज़ें वो कर सकते हैं वो भी नहीं करना चाह रहे, और ये हमारा एक आम किस्म का एक मंतक बनती जा रही है, रूटीन बनती जा रही है। तो ऐसे लोगों से सीखिए जिनके पास बसारत पहले थी, 3 साल पहले बीमारी की वजह से, जबकि उसके लिए उन्होंने मेहनत भी की, सब तगदो की। 11 लोगों पर मुश्तमिल कुनबा है जिनके ये वाहिद कफील हैं, और किस महारत से, किस एक्टिविटी से, किस बेहतरीन तरीके से अपने निज़ाम को चला रहे हैं। तो ये एक चीज़ जो मैं जिसको हमेशा कनेक्ट करती हूँ दिमाग से, कि अल्लाह ताला ने आपको दिमाग ऐसा दिया है। दिमाग एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि इंसान दिमाग पूरा इस्तेमाल नहीं करते। हम जितनी कैपेसिटी है अगर उतनी भी इस्तेमाल कर लें तो मेरे ख्याल में हम बहुत कुछ बेहतरीन काम कर जाएं अपनी ज़िंदगियों में, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। सो हमारा एक रवैया ये हो गया है कि हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन आज के दौर में हम अपने पहनावे और अपने अपीयरेंस पे मेहनत करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। मुझे लगता है कि बिल्कुल करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपका दिमाग कितना शार्प हो रहा है, आप दिमागी तौर पे कितना फ़रोग पा रहे हैं, आपकी दिमागी सतह कितनी बेहतर होती चली जा रही है, इस चीज़ को भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सोचें, टटोलें। चाहे आप घर पर बैठे हैं, चाहे आप कोई काम करते हैं, चाहे आपकी कोई भी एज है, आपका दिमाग जो है वो एक पावरफुल टूल है, और जितना आपका दिमाग मजबूत रहेगा उतनी आपकी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी। आगे जाने में भी जो हम देखते हैं ना कि आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आप में बहुत सारी और चीज़ें बेदार होती हैं, बीमारियां जन्म ले लेती हैं। तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अगर हम अपने दिमाग पर फोकस करें। ब्रेक यहाँ पर आ गया, मैं सोच रही थी कि कोई कॉलर होंगे और हम आपसे बात करेंगे, खैर कोई बात नहीं, एक ब्रेक है यहाँ पर, वापस आते हैं और उसके बाद जो हम बात करेंगे आज बड़ी मुनफरिद सी वो बात करेंगे कि आप घर से जाते हैं, घर आते हैं या कुछ भी काम करते हैं, आपसे ज़्यादा खबर आपके इर्द गिर्द वालों को होती है। वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं। कुछ खबरें तो आप बाकी लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन कुछ खबरें आप देना नहीं चाहते लेकिन उनको मिल जाती हैं। ये जो टो लेने वाली बात है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी मज़े की भी है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में लगता है उन्होंने कैमरा फिक्स किया हुआ है और आप क्या कर रहे हैं वो यही सब देख रहे हैं। आप उनको बताएं ना बताएं, उनको पता होता है, और वो चीज़ें शायद आपके दिल से करीब होती हैं या ज़िंदगी से इस तरह करीब होती हैं कि आप बताना नहीं चाहते। ये टो लेने वाली आदत है, मुसीबत है, कोई और ये मेंटल कंडीशन है, ये है क्या, इस पे हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और पहले मैं मेहमान बता देती हूँ, फिर टॉपिक के बारे में तो मैंने पहले भी बताया था। डॉक्टर मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं और माइंड साइंसेस एक्सपर्ट हैं, ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल के बानी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और अभी मुझे दर्स दे रहे थे ब्रेक में दरसिया सेशन हो रहा था, विच आई ऑलवेज इंजॉय, और मैं मुख्तलिफ चीज़ें इनसे पूछती रहती हूँ, तो हम आ गए। खैर, हमारा टॉपिक मुख्तलिफ है। हम बात कर रहे हैं टोह लेने के हवाले से या एक दूसरे की खबर रखने के हवाले से, जो ज़रूरत से ज़्यादा रखी जाती है। रिश्तेदारों में भी रखी जाती है, पड़ोसियों में भी रखी जाती है। ये कितने बजे आ रहा है, वो कितने बजे आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रही है, ये किसकी गाड़ी में बैठ के गई, इसको कौन लेने आया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, रात में आई। लड़कियां भी क्योंकि काम करती हैं या बच्चियां पढ़ाई कर रही होती हैं, और फिर उनके फ्रेंड्स भी होते हैं या दीगर और भी सीधे साधे मामलात और रिश्ते भी होते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। उस पे भी लोग बड़ी अजीब किस्म का ना, ये हमारा मुआशरा होता जा रहा है टोह लेने के हवाले से। ये आप क्या कहेंगे? ये मेंटल कैफियत है, इसमें मजा आता है लोगों को, या ये हॉबी है, पास टाइम है, क्या है? सबसे पहले तो मुझे इस बात के ऊपर शदीद एहतजाज है हाँ। कि आपने बड़ी फेवर में तो बात की कि लड़कियों से पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। नहीं, आदमियों से पूछती हैं, औरतें बीवियां पूछती हैं। हाँ, बस मैंने कहा वो वाली वो टोह नहीं होती, वो हक है हमारा। अच्छा, मुझे आपने उस पे एक ब्लैंकेट इस्तिस्ना दिया है, हाँ। उस पे मुझे एक शदीद देखिए, हर चीज की एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन से मुराद के तमाम गाड़ियां सिग्नल पे रुकती हैं, लेकिन एम्बुलेंस नहीं रुकती, एक्सेप्शन है। इसी तरह आपकी जिंदगी में कोई भी टोह ले सकता है, लेकिन जो एक एक्सेप्शन है ना, जिसका हक है, टोह नहीं कह सकते उसको, वो मैं समझता हूँ अपनी जाती जिंदगी की बात कर रहा हूँ। अगर कोई टोल ले सकता है मेरी, तो मेरी बेटी ले सकती है। हाँ, ओके। वो तो आप माइंड भी नहीं करते होंगे, वो तो आपको मजा आता है। वही कह आई रहा नो। हूँ। वो जो है वो कुरेद के जो है वो पूछ सकती है उसके ऊपर। बल्कि जब बच्चे ये बड़ी हो जाती हैं तो थोड़ी खतरनाक भी हो जाती है, क्योंकि वो सोचती है क्रॉस क्वेश्चनिंग के बाद और मम्मा को बता दो। वेरी नाइस। अच्छा, तो खुद ही घर में ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो हम केस लेके बैठ गए। तो वो ये फायदा जरूर जो है वो उठा जाती है इसके ऊपर कि वैसे अब जो है बच्चों में भी ये ट्रांजिशन हो गई है। हमारे बचपन में हम अपने माँ बाप को वाले बहुत सारे कमेंट नहीं कर सकते थे, लेकिन वो आपके अपीयरेंस से लेकर और बाकी चीजों पे कमेंट कर देते हैं अपने प्यारे से पन में। अच्छा, नहीं कर भी देते हैं और बाज़ दफ़ा मुझे अच्छे भी लगते हैं। हाँ। जैसे मेरी और हैरत भी होती है। एक शौक है कि मैं ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनूं। ओके। जिसमें जब मैं जब ये इवन मौजू भी होता है, हाँ। और वो जो नजरें मेरी वाइफ की मेरे ऊपर आती हैं, तो मुझे उससे सब पता लग जाता है कि ये कभी अप्रूव नहीं होगा। ओके। लेकिन मेरी बेटी जानबूझ के कहती, पापा बहुत यंगिश लगेंगे। यंगिश। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा एतराज हो जाएगा। हाँ। क्या बहुत जो है वो यंगिश लगेंगे। आपका जो सवाल था, ये फॉर श्योर एक जहनी कैफियत का नाम है, और जब ये बढ़ जाती है तो ये बीमारी भी कहलाती है, नफ्सियाती बीमारी भी होती है, जहाँ पे सस्पिशियसनेस, क्यूरियोसिटी, पैरानॉइड की हद तक जो है वो चली जाती है। इखलाकियात के कवानीन इस बात की इजाज़त नहीं देते कि कोई इंसान किसी दो इंसान की गुफ्तगू के बीच में भी बगैर इजाजत के दाखिल हो सके। लेकिन हमारे यहाँ ज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं होता, दो खड़े होते, भाई। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, फिर वहीं खड़े हो गए। अच्छा, हो सकता है वो कोई बात कर रहे हो, कोई निजी बात कर रहे हो, या ऐसी कोई बात कर रहे हो जो वो नहीं शेयर करना चाहते, लेकिन आप अगर से हल्के कोई और उस तरह बात कराओ, फिर तो तीसरा जरूर आता है। हाँ भाई, क्या हाल है, बताओ क्या बात कर रहे थे? नहीं, भी पूछते हैं। वो तो आपको शादी के अंदर अगर टेबल के ऊपर आप बैठे होंगे ना, और आप बातें करते करते अगर आपको पोस्चर से पता लग जाएगा कि कोई टेढ़ा जाए, वो टेढ़ा जाए, उसको कोई वर्ड उसको क्लिक कर गया है और वो समझ रहा है कि मैं वहां से कोई चीज पूछ सकता हूँ। लेकिन अगर हम सही बात है, हम एक तफरी के ऊपर तो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक तफरी जरूर आती है, लेकिन दीन बहुत सख्त है इस मामले में। अच्छा। हाँ, सूरह हुजरात जो है उसके ऊपर तो बाकायदा वला तजस्सुस, क्लियर उन्होंने कहा तजस्सुस नहीं करना चाहिए, गुमान नहीं करना चाहिए, बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि जब हम किसी के लिए टोह लेते हैं और हमें कोई भी उचकती हुई बात लगती है, अब हम उसको साबित करने के लिए तुल जाते हैं। यानी इंसानी नेचर ये है कि नहीं यार, ये ऐसी बेकार की बात होगी, इग्नोर होगी, मजाक कर रहा होगा, हो सकता है कोई और बात कह रहा हो सकता है किसी और की बात कह रहा होगा। नहीं, अब वो सारे ताने बाने बुनना शुरू हो जाएगा। लोग, यार तुम्हें पता है यार उसने ये बात कही थी, तुम्हें पता है यार आजकल जो है वो क्या हो रहा है, तुम्हें पता है ये क्या हो रहा है। तो इसके मतलब आप वो साबित करने के लिए लग जाएंगे। यानी पहले तो बदगुमानी गुनाह, उसके बाद जब आपको कुछ नहीं पता तो जो भी आप बकवास कर रहे हैं वो झूठ है, अगर अनदर गुनाह। फिर अगर किसी के किरदार के ऊपर बात हो रही है वो उससे ज़्यादा गुनाह। उसका अगर इमेज ख़राब हो रहा है उस पर, और दीन ये कहता है कि अगर ये बात सही भी है तो भी तुम्हें कोई हक नहीं है। यानी इसकी मतलब है कि पर्दा पोशी, अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है, तो तुम कौन होते हो उसको उजागर करने वाले। तो ये अखलाकियात के हिसाब से इवन सूरह असरा के अंदर तो ये भी है कि तुम इतनी ज़्यादा जो है वो क्यूरियोसिटी या इतनी ज़्यादा टोह के अंदर नहीं जाया करो कि तुम्हारी आँख का, कान का, ज़ुबान का हिसाब देना है।
यानी ये जो कान सुन रहा है ना, जी, ये जो बात कोशिश कर रहा है टोल लेने की, इसका इसको हिसाब देना है। और फिर बहुत सारी मुस्तनिद अहादीस के अंदर ये है कि इसकी सजाओं में ये है कि कानों में सीसा डाला जाएगा। अच्छा, आप सोचे कितनी वईद है कि मेरे लिए तो समझ रहा हूँ तफरी है यार, सुनगुन तो ले। अच्छा, एक और भी आपने देखा बल्कि अब तो बड़े आम तरह से कहा जाता है कि आओ गॉसिप करें। हाँ, ये तो फ्रेंड्स एक ट्रेंड बन गया है फ्रेंड्स में कि हाँ गॉसिप करें, हाँ गॉसिप क्या है ये वो, और बड़े लोग आराम से बताते हैं कि भाई ये तो गॉसिप क्वीन है, या ये तो गॉसिप करते हैं, या इनको तो सब गॉसिप्स का पता होता है। तो हम तो इससे कितना बेरारवी का शिकार हो रहे हैं। कितना क्लियर है अगर आप ये कहते हैं कि यार ये बात सही थी, यानी इसका मतलब ये कि मैंने जो भी बहुत बड़ा तीर मारा ये बात सही थी, ये सच साबित हुआ। दीन कहता है ये भी नहीं कर सकते, ये भी गिबत। सही, यानी अगर वो सही भी है तो भी नहीं कर सकते आप कि अच्छा, आप किसी अपने दूसरे क्लोज शख्स से रिश्तों से भी नहीं कर सकते, अपने घर में भी नहीं कर सकते। आई मीन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपके अंदर होती हैं वो आप कहना चाह रहे होते हैं, किसी और को आप ना कहें या किसी बाहर वाले को आप ना कहें, लेकिन अपनी फैमिली में अपने घर में जो एक डिस्कशन हो रही होती है जो वहीं क्लोज हो जाती है, वहां पर भी कहना ये इसी तरह गुनाह है। एक तरबियत का हिस्सा हो सकता है, एक डिसिप्लिन का हिस्सा हो सकता है। अगर मैं एक वालिद हूँ, मुझे जरूर एक खबर रखनी चाहिए कि मेरे बेटा कहीं नशे में नहीं चला जाएगा, मेरे बेटा कहीं सिगरेट में नहीं, चला मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही। अब इसका मतलब है क्यूरियस तो मैं भी हूँ, इंक्वायरी तो की नज़र तो मैंने भी रखी हुई है, कुछ सवालात मैं भी पूछ रहा हूँ, लेकिन ये मेरी तरबियत का हिस्सा है ना, ये मेरी डिसिप्लिन का हिस्सा है, ये मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है। अगर आप बीइंग एन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से ये ना पूछें भाई तू कहाँ गया था, राइट, क्योंकि आप तनख्वाह दे रहे हैं ना, आप काम करा रहे हैं, तो अब ये वो है जो आप अपने डिसिप्लिन की, अपनी जिम्मेदारी की वजह से कर रहे हैं। लेकिन एक ये है कि आप एक किसी की निजी जिंदगी के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, कौन किससे बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, राइट, ये जो आप जासूसी कर रहे हैं, इससे आपको क्या हासिल होने वाला है? सवाल ये है कि आपको क्या हासिल होने वाला है? सही, आप ऐसे कॉल करके हमें बताइएगा कि ऐसे आपकी कौन से एक्सपीरियंसेस हैं जहां पर टो ली जाती है, या आपको लगता है कि कोई टो ले रहा है, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जो आपने किया हो, तो आप कॉल करके हमें ज़रूर बताइए। क्योंकि अच्छा, घर में भी टो ली जाती है, जो मैं एक बात कह रही हूँ, ये इसके दो डिविएशंस हैं। एक तो आपने कहा कि जी औलाद की, जाहिर है नीयत अल्लाह ताला को मालूम ही है। एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा टोल ली जाती है एक दूसरे की, इसके पास कहाँ से क्या आ रहा है, उसके पास क्या आ रहा है, ये खुश क्यों है, वो नाराज़ क्यों है, इन दोनों के दरमियान क्या मामलात हैं, उन दोनों के दरमियान क्या मामलात हैं, ये वाली भी है। हम स्पेस, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि स्पेस देना, स्पेस देने का तो हमारे यहाँ सवाल ही नहीं है। हम तो हर स्पेस में घुस जाते हैं और उसको अपना हक समझते हैं कि मैं माँ हूँ, मैं भाभी हूँ, मैं बड़ी बहन हूँ, या मैं बड़ा भाई हूँ। हम वो स्पेस नहीं देते। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि आपको अपने घर के अंदर ही, अपने क्लोज फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसी शख्सियत मिलती है जो ज़रूरत से ज़्यादा आपके, उनको कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन उनको नोज़ अपनी हर जगह डालनी है। कुछ ऐसे है कि वो आपसे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, अच्छा फिर क्यों किया, फिर क्यों आए थे, फिर कहाँ गए थे, फिर क्या किया था, और क्या किया था, और क्या कर रहे हो, काम क्या कर रहे हो, आमदनी कितनी है, खर्चा तुम जो है वो कैसे निकाल रहे हो, कुछ उम्र या बेगम को ये क्यों दिलाया, या वो क्यों दिलाया, या ऐसा क्यों किया, या दीगर और भी इस तरह के मसाइल होते हैं। आप इन लोगों बच्चे का एडमिशन, ये भी मैंने देखा है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जी 2 भाइयों के बच्चों के एडमिशन जहाँ हुए, मैं तीसरे को भी वहीं कराना है, ये यूं क्यों करा दिया है, मतलब वो सारी चीजें जिसमें आपको स्पेस देनी चाहिए। मैं उस जॉइंट फैमिली के अंदर जो है वो पला बड़ा हूँ, जहाँ पे ज़ाहिर एक बड़ी मिक्स इंटर फैमिलीज और सारे जो है वो, माशाल्लाह कितने बहन भाई थे? हम लोग 9 बहन भाई रहे, तो और बाकी पूरी बिरादरी और खानदान पूरा हर वक्त घर भरा रहता था, हर वक्त घर भरा रहता था। मोहल्ले वाले भी इसी तरह इंटरकनेक्टेड थे। और कुछ, मैं तो अभी मजाक में कहता हूँ कि अच्छा आपको पता है हमारे यहाँ खवातीन को बच्चे की उंगली पकड़ के जाने का मतलब ये कि महरम साथ है। अब वो हर जगह जा सकती है। मेरी वालिदा भी इतना समय अगर वो हाथ पकड़ के घर में जा रहा हूँ तो मतलब वो हर जगह बुरके में, फीलिंग वैसे डिफरेंट है, फीलिंग है ना, डिफरेंट है। लेकिन वो वहाँ ये ख्याल नहीं करते, वो वहाँ ये ख्याल नहीं करते कि जो बच्चा बैठा है शायद ये बच्चा ना हो, थोड़ा ज़हनी तौर पर बड़ा हो गया, शक्ल से छोटा मोटा लग रहा हो, तो वह इतनी बातें पूछते थे जो मुझे समझ में आती थी। किसी की कोई शादी हुई, कुछ है, कुछ हुआ, कोई उम्मीद, कोई खबर, अरे आई मीन सीरियसली, लिटरली। अच्छा हद ये हुई, लिटरली हद ये हुई कि एक महफिल के अंदर हमारे पड़ोस में थी, वो सारे बैठे हुए थे, सबसे पूछ लिया उन्होंने,
अच्छा आखिर कहते हैं कुछ एक खातून को फिर भी शौक था, उनके घर बकरी थी, उसका भी पूछा Oh होगा। my God! अब आपको टोकी रियल बता रहा हूँ, राइट? अभी रियल बता रहा इसमें तो सीरियसली मेरा दिल चाहता है कि एक प्रोग्राम करें, कोई वीडियो बताएं, डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस प्लीज। और एक तो ये ना पूछें, आपको पता चल ये उसका एक जाएगा। जाती मामला हाँ। है ना, क्यों उसके देखिए, एक तो पहले हादसाती तौर पे हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, कुछ रिश्तेदारों के कहने पे हो जाते हैं यार फुप्पी क्या आई थी, इतने दिनों से कह रही थी 2 सालों, अब फुप्पी का क्या ताल्लुक है इस बात के यार। लेकिन हमारे यहाँ वो भी एक दबाव है और बड़ा सीरियस दबाव है, इतना दबाव डालते हैं जिससे नहीं, ये दबाव है और ये एक एंटायरली डिफरेंट जॉनरा है जिसको हमें बात करने की जरूरत है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है क्योंकि आए दिन मैं सोशल मीडिया पे ये पोस्ट पढ़ती हूँ जिसमें खवातीन स्ट्रेस्ड हैं क्योंकि उनकी शादी हुई है और कुछ अरसे बाद लोगों ने सवालात करने शुरू कर दिए। जो बेसिक तमीज़ हमारे दीन ने हमें सिखाई है या हमारे बड़े हमें सिखाते रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो अब ख़त्म होती जा रही है। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद हम हाजिर होते हैं। जी, और डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। अब हमारे साथ डॉक्टर ताहिरा भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं हमेशा आपको ताहिरा बानो कहती रही और पिछले दिनों मैंने फेसबुक पे देखा या कहीं कि आप नाम चेंज अब कर लिया है और वो मेरे अचानक से अभी जहन में नहीं आया। सो इट्स ताहिरा अनस। अनस। जी सॉरी अनस साहब, जो पिछली मुलाकातों में मैं इनको ताहिरा बानो ही कहती रही। सो कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा ताहिरा, जो हमारा टॉपिक चल रहा है ऑब्वियसली टो के हवाले से और एक दूसरे की खबर रखने के हवाले से, और इससे जो एक चीज़ पे मैं फोकस करना चाहती हूँ, रिश्ते ख़राब होते हैं, आपसी ताल्लुकात ख़राब होते हैं। अगर मियाँ बीवी की एग्जाम्पल लें खुसूसी तौर पे, एक दूसरे की भी अगर वो टोलें या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस जो होती है ना, क्या कर रहे हैं, ये कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इसने अपनी बेगम को क्या तोहफा दे दिया, बेगम ने मियाँ से क्या कह दिया, उसने किसकी शिकायत कर दी, इससे उन दोनों के आपस के रिश्ते खराब हो जाते हैं। आपका इस पे क्या स्टांस है? अच्छा, इसमें बेसिकली अगर मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे की टो में लगे हुए हैं तो भी रिश्ता खराब होने का इम्कान ज्यादा है। जी। अगर हम किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और उसके लिए हम कंसर्न हैं तो आपका रवैया भी मुख्तलिफ होगा और उस चीज़ से रिश्ता भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप तजस्सुस में पड़े हुए हैं, सिर्फ इसलिए जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और मुझे सब पता होना चाहिए, तो उसके नतीजे में रिश्ते ख़राब ही होते हैं। इसीलिए तजस्सुस को मना किया गया है और तहस्सुस को इनकरेज किया गया। अगर आप किसी के एहसास में, मोहब्बत में कुछ जानना चाहते हैं ताकि आपको कुछ पता लगे, क्योंकि देखिए हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में एक दूसरे को जितना आप जानेंगे उतना आपका रिश्ता मजबूत भी हो सकता है। लेकिन आपकी जानने की नीयत बड़ी मैटर करती है। अगर आप सिर्फ इसलिए सब जानना चाहते हैं कि आपको पता हो कि आपकी बीवी क्या कर रही है, आपको पता हो आपका शौहर क्या कर रहा है, तो रिश्ता खराब होता है। अच्छा, अब जब हम यहाँ बात करते हैं कि तीसरे लोग, अच्छा वैसे ये शुरू के ही सालों में होता है ये कि एक दूसरे की टो लेनी होती है, बाद में तो उसके बाद रूटीन नहीं पड़ता। अगर कुछ सामने भी आ जाए तो आप कहते हैं देखना ही नहीं चाहता। तो ये मेच्योरिटी आपको टाइम के बाद आती है। लेकिन अगर हम तीसरे फर्द की बात करें, चाहे वो लड़की के घर वाले हो चाहे लड़के के घर वाले हो, उनकी इंटरफेरेंस से, क्योंकि देखिए सिर्फ टो लेने का मतलब सिर्फ टो लेना नहीं होता। होता है कि अब आपको कुछ पता लग गया तो अब आपने 4 लोगों को और बताना है, आपने उन 2 मियाँ बीवी को कन्फ्रंट कराना है, तो उसके नतीजे में रिश्ता खराब ही होता है। हालांकि रिलीजियसली देखें या साइकोलॉजिकली देखें तो जब भी आप किसी 2 पार्टनर्स की बात कर रहे हैं तो बाकी लोगों को ना तो इंटरफेयर करना चाहिए और अगर आप कर रहे हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस इंटरफेरेंस से वो रिश्ता मजबूत हो। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है, या शायद आधी दुनिया में यही होता है कि जो लोग इंटरफेयर करते हैं वो उस रिश्ते को मजीद कमज़ोर बनाने की नीयत से ही करते हैं, रिश्ते को मजबूत या बेहतर बनाने की नीयत से नहीं करते। सो इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर ये जो लोग ये समझते हैं कि जी हमारे साथ ये मामलात होते हैं, उनको क्या करना चाहिए? कैसे इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शट डाउन कर सकते हैं? यानी अगर आप इन्वेडर की बात कर रहे हैं तो उसको कैसे दूर कैसे कर सकते हैं? जैसे आपको पता चल गया कि हाँ जी ये लोग हैं, बल्कि इसके 2 हिस्से दोबारा हो जाएंगे। एक तो क्योंकि हम आपसी क्लोज रिलेशनशिप, क्योंकि यही वाला मियाँ बीवी वाला है जिसमें ये होता है अब माँ बेटे या बच्चों में तो इस तरह की चीज़ यहाँ उस तरह नहीं होती है। इस रिलेशनशिप में ज़्यादा ये होता है कि एक दूसरे की भी आप खबर रख रहे हैं। तो अगर मियाँ को बीवी के बारे में या बीवी को मियाँ के बारे में पता चल जाए कि जी ये
बिला ज़रूरत बहुत ज़्यादा मेरे मामलात में इंटरफेयर कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि इनको मालूमात मिले, तो उसके लिए किस तरह की डिस्कशन या तरबियत एक दूसरे के साथ की जा सकती है? ये अगर मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हाँ। कर रहे हैं, राइट, तो ये फिर इसके अंडरलाइन बहुत ये खाली ये एक्सप्रेशंस हैं, खाली ये सिर्फ सिम्टम्स हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहा है जिसको आप कह रहे हैं कि जी डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये बुखार है तो मैं पैनाडोल कितनी खा लूँ। ठीक है। पैनाडोल का इशू नहीं है। अगर इस हद तक आप बता रही हैं, जैसे आप बता रही हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे के ऊपर अब इतनी जो है वो इंक्वायरी कर रहे हैं, इतनी तजस्सुस कर रहे हैं, इतना जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों ने एक इस्टेब्लिश कर लिया है किसी के बारे में राय। ठीक है, ये वो लोग हैं कि आप एक इस्टेब्लिश कर चुके हैं। मैं इस्टेब्लिश कर ये तो पूरी केस स्टडी केस बन गई है कि इस्टेब्लिश हो चुका है कि बीवी ये है ही ऐसी है, अब मुझे साबित करना है कि ऐसी है। इकट्ठे करना है। और दूसरी ये कि या वाइस वर्सा, जी। इसी तरह बात दूसरे लोग भी ऐसे दूसरे होते हैं। लोगों की बात जो है वो हम करेंगे आफ्टर द कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। पहले तो आपके इमरान भाई को बहुत सलाम हो, आपकी दूसरी मेहमान को सलाम हो, इमरान भाई और डॉक्टर मोइन जैसे लोग हमारे लिए सारे मोहतरम दर्जे रखते हैं, बहुत सीखते हैं हम। दूसरी बात ये कि कुछ लोगों को तजस्सुस की आदत होती है। तजस्सुस एक एस्पेक्ट तो ठीक होता है, लेकिन तजस्सुस दूसरों की जिंदगी में उसमें घुस के और सिर्फ मतलब फिर वो उसको प्रोपेगेट करना, अगर किसी की टो में लेके उनकी चीजें मालूम करके इंतशार मार्केट में फैलाना, ये बहुत बुरी बात है। जैसे हमारे बराबर में खास वो अक्सर वो पता भी नहीं चलता था, वो गेट की सीढ़ी में जांच कर देखती थी कौन आ रहा है, किसके घर कौन आ रहा है, कौन जा ये रहा है। बहुत कॉमन है। हाँ, ये निकलती नहीं थी, लेकिन उनको दुनिया की मालूमात होती थी और वो कहीं ना कहीं आगे पीछे किसी को बताते थे। मेरा सवाल डॉक्टर से ये है, बहन से भी ये है कि अगर हमारे नजदीक ऐसा कोई औरत है, ऐसा मर्द जो टो में लगा हुआ और माशरे में इंतजार फैला रहा है, तो हमें उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, ऑन एयर इसको डिस्कस कर लेते हैं। जी, इस बात को मुकम्मल कर लीजिए, फिर इनके जवाब की तरफ आ जाएंगे जो आप बात देखिए, कर मैंने रहे ये थे। बात कही थी कि इसी तरह के लोग, इसी तरह के, एक तो वो कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया आपस में मियाँ बीवी के अंदर कि ये ज़रूर कोई चीज़ पकड़ी गई है, पकड़ ली है, जहन में बैठ गई है, मुझे यकीन हो गया है, ठीक है। ऐसे ही, और अब मुझे वो सबूत इकट्ठे करने हैं और उसको हर हाल में ये शो करना है, या अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे हद आखिर तक जाना है। कुछ लोग जनरली भी आपके कोलीग्स में इस तरह के होते हैं कि उनकी नेचर इस तरह की होती है कि उन्होंने एक राय कायम कर ली। यानी मैं अभी यहाँ पे आया हूँ और मैंने बस ये किसी वजह से लेट हो गई, अब एक मैंने राय कायम कर ली है कि इन्होंने जो है वो बस, इसका मतलब है कि हम कम वैल्यू वाले हैं, ये ज़्यादा वैल्यू वाली हैं, ये शो करने के लिए कर रही हैं। इस तरह के नॉर्मली आपने देखा होगा कुछ मेहमान बिल्कुल आखिर में आ रहे होते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि उनका इंतजार किया जाए। वैसे ये कुछ लोगों की बड़ी आदत होती है, मुझे तो लगता है कि उनको यही लगता है कि हमारी एक्चुअली मुझे लगता है ये तो कुछ लोग मुझे याद आ गए इस वक्त, उनको देर से ही आना होता है, खाने का इंतजार करा रहे होते हैं। हाँ। देखिए, आपने 8 साढ़े 8 घर की बात, शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, घर की आप बात कर रहे हैं, आप घर में बैठे हुए 8:30 बजे से लोग आके बैठे हुए, 9 बज गए, 9:30 बज गए, फोन पे फोन किए जा रहे हैं, अभी निकल गए हैं, आ रहे हैं, रास्ते में हैं, पहुंच रहे हैं, और जब पूछें क्यों लेट हो गए थे, बस के आगे। तो अब आप जो है वो 10:30 बजे तक 2 घंटे तक खाने का इंतजार हो रहा है, इसलिए कि कोई आएंगे और फिर उसके बाद उनकी कोई वैल्यू हो गई। तो अब ये लेकिन कुछ ये कि एस्टैब्लिश ही कर लिया, तो उसका रीजन ही यही है, उन्होंने मुझे फोन नहीं उठाया, उनका रीजन ही यही है। अच्छा, अब जब एस्टैब्लिश कर लिया तो अब इसका मतलब ये कि अब जो सवालात हो रहे होंगे, अब जो टो हो रही होगी, वो साबित करने के लिए हो रही होगी ना। ठीक, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं सैयद रोशन अली कराची से बात कर रहा हूँ। जी रोशन साहब, क्या कहना चाहते हैं टॉपिक के हवाले से? देखिए, पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अवेयरनेस वाला प्रोग्राम चलाया है। अच्छा, और आप लोगों का प्रोग्राम हम लोग बड़े शौक से देखते हैं, पूरी फैमिली बैठ के देखती है। और माशाल्लाह ये आपकी जो गेस्ट हैं, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने बहुत अच्छा मतलब अवेयरनेस लोगों को देने के लिए आए जी। और मैं भी ये बताना चाहता हूँ, जो मेरी अपनी जाती राय है कि ये जो टो वाला सिस्टम है ना, खत्म होना चाहिए। ये लोग भूल जाते हैं कि जिसके लिए टो करते हैं या जिनको टो की नजर से देखते हैं या जिनमें टो में लगे रहते हैं, वो बेसिकली अपना नुकसान कर रहे होते हैं। वो किसी का फायदा नहीं कर रहे होते हैं, खुद अपना नुकसान कर रहे होते हैं टो के चक्कर में। बिल्कुल सही बात। चाहिए कि ये जो है अपना बजाय ये कि टो करने के ये जाके अपने दूसरे काम के ऊपर तवज्जो दें, जो अपनी जिंदगी पे तवज्जो दें, अपनी जिंदगी पे तवज्जो दें, ना कि किसी के टो में लगे रहे, जिससे आप समझते हैं कि उसको तो उसके घर के अंदर खराबी पैदा होगी। तो आप ये सोचेंगे, अगर आप किसी के घर के अंदर खराबी पैदा करें तो शायद कल वो आपके घर में खराबी पैदा हो सकती है।
ऐसे भी आपकी तवज्जो से यही पैगाम देना चाहता लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जी ताहिरा, 2 कॉलर्स ने, दोनों ने अपनी अपनी बात की। याहिया साहब ने भी कुछ सवालात किए थे, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, वो ये सवाल कर रहे थे कि अगर आपके मोहल्ले में या रिश्तेदारों में कोई ऐसा है जो आपसे मुस्तकिल आपके बारे में जानना चाहता है तो आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ ये मसला बहुत शुरू से पैदा होता है और वो ये कि हम में से किसी को भी अपनी हद नहीं पता होती, और अगर आप किसी और को भी बताना चाहते हैं तो लोग बड़ा बुरा मनाते हैं इस बात को, बड़ा ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई अगर मैंने इससे ये पूछा तो मैं तो जानना चाह रहा था। तो हमें ये लोगों के बारे में सब जानने की आदत है, और ये चीजें मोहल्ले में भी बड़ी कॉमन है। हम तो रिश्तेदारों की या मैरिटल इश्यूज की बात करें, मोहल्ले में भी बड़ा common है, किसके घर में क्या आया, आपके यहाँ रिश्ता चल रहा है, आप क्या बच्चा पैदा हो रहा है, मतलब मुझे सब पता होना चाहिए। सो ये जो फूड डिलीवरी से लेकर जो पार्सल्स आते हैं उनके बारे में आई हैं तो नए खाने आ रहे हैं, बेटी अलग मंगा रही है, तो मोहल्ले में कुछ लोग होते हैं जिनको सब पता है। तो आप क्या कर सकते हैं, वो बेहतरीन हल ये कि आप उनको बता सकते हैं कि आपको उनकी ये चीज बुरी लग रही है और आप नहीं चाहते कि वो दोबारा इस लोग ये कहते ही नहीं तायरा, वो कहते हैं रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, और सामने आजकल बोलने से ज्यादा लोगों ने पीछे बोलने को प्रेफर किया हुआ है, क्योंकि सामने बोल के आपका ताल्लुक खराब होता है। 2 बातें, एक तो ये कि हम इसलिए भी नहीं बोलते कि ठीक है ताल्लुक खराब होते हैं, दूसरा हम इसलिए भी नहीं बोलते कि अगर मुझे किसी और के बारे में कुछ पता चल रहा है तो समवॉट मेरी भी दिलचस्पी है उस चीज के अंदर, तो हम लोगों को इनकरेज भी कर रहे होते हैं। तो अगर आप एक दफा किसी को बताएंगे, हो सकता है वो बुरा मनाए, डेफिनेटली बुरा मनाएगा, लेकिन अगर आप रिपीटेडली उस पैटर्न को रखेंगे तो सामने वाले को अंदाजा होगा कि ये आपका असूल है। तो असूल जब आप एक जिंदगी का बनाएंगे तो उससे लोग खुद ही यूज्ड टू हो जाएंगे। अब होता ये कि हम भी लोगों को खुश करने के चक्कर में इसको कुछ ना कहो, ये सोच के भी कि अच्छा 3 बातें बाकी रिश्तेदारों की मुझे भी तो बता रहा है, तो हम भी दिलचस्पी ले रहे होते हैं, तो इससे सामने वाला मजीद इनकरेज होता है और इससे कम्युनिकेशन बिल्ड भी होती है। एक ब्रेक आ गया है, क्योंकि अक्सर बार अगर 3-4 खवातीन बैठी हैं और तीनों मिलकर किसी एक टॉपिक पे बुराई कर रही हैं, जो कि इमरान भाई को पता है, मैं बोल नहीं रही लेकिन उनको पता है किस बारे में बुराई कर रही है, सो अगर चौथी या 5वीं नहीं कर रही है तो वो फिर थोड़ी देर बाद अजीब लेफ्ट आउट फील करना शुरू कर देती है। ये भी होता है। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे उस मिजाज की, उस रवैये की जिसकी कोशिश या ख्वाहिश ये होती है कि मेरे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मुझे पता चलना चाहिए, या मुझे मज़ा आता है क्योंकि मेरे पास पास टाइम और कोई नहीं है, या मेरे पास कोई और एक्टिविटी लाइफ में नहीं है, तो जी मुझे मज़ा आता है। मैं अब तो क्योंकि घरों में कैमरे वगैरह भी लगे होते हैं, उससे भी काफ़ी चीज़ें बाहर की पता चल रही होती हैं, तो अक्सर लोग वो बहुत गौर से देख रहे होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और बल्कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम बात कर रहे थे, जो आपके डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, जो आपके घर का हिस्सा होते हैं, एक तरह से आपके खानदान का हिस्सा ही बनते चले जा रहे होते हैं, उनकी भी कुछ इंटरफेरेंस ऐसी होती है और उनको ये स्पेस मिल रहा होता है कि वो दूसरों की बुराइयां आके भी आपके घर में करती हैं, या सास बहू के रिलेशनशिप को भी खराब करने की कोशिश करती हैं। इसमें छोटा सा अगर आप कुछ। अच्छा, इसमें अगेन वही बात है कि हम जब सुन रहे होते हैं, अगर मेरी सास के बारे में बात हो रही है, मोहल्ले के बारे में बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी दिलचस्पी बन जाती है और आप सुनना शुरू कर देते हैं, जो सामने वाले शख्स को इनकरेज करता है। हमें मसला तब आता है जब मुझे कहीं से पता चलता है कि उसने मेरे बारे में कोई बात कही, तो लगता है कि इसने ये कैसे कर दिया। राइट। अगेन यहाँ पे वही बात है कि आपने सामने वाले को बड़ा क्लियर मैसेज देना है। आपका उससे कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो आपके घर का हाउस हेल्प है, चाहे वो डोमेस्टिक हेल्पर है, चाहे वो पड़ोसी है, चाहे कोई रिश्तेदार है, कि आपके ज़िंदगी गुजारने के क्या असूल हैं। अगर आपने ये असूल बनाया है कि आप किसी के बारे में बात नहीं करेंगे और आप नहीं लोगों को इनकरेज करेंगे कि वो बैठ के गॉसिप्स करें, तो आपको उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अगर आप आज किसी के लिए हिस्सा बनेंगे तो आपके बारे में भी वो बात यकीनी तौर पे होगी, वो यकीनी तौर पे होगी और आपके रिलेशनशिप खराब होंगे। क्या हमें रिजॉल्व क्या है इस सब का, क्योंकि ये तो ऐसा ही है, एक मजे की बीमारी है ये। पहले तो कि अगर कोई मेरे पर कोई एग्रेसर है तो मुझे अपनी आदतों को इंश्योर करना चाहिए कि मैं भी इस तरह के कोई काम नहीं करूँगा जैसे तायरा कह रही है, कि मैं भी सवालात नहीं पूछूंगा, मैं भी कोई निजी ज़ाती हद से ज़्यादा आगे बढ़ने वाले कोई सवालात नहीं पूछूंगा। लेकिन पैरल अगर कोई फिर भी कोई एग्रेसर बनता है तो 2-3 रवैये होने चाहिए। एक तो पत्थर का मुंह बनाना आना चाहिए। अच्छा, पत्थर का मुंह कैसे बनाते हैं, बना के दिखाएं। देखिए, फोकस करें पत्थर का मुंह। ओके, ये पत्थर का मुंह है, ये बनाना चाहिए। आप सवाल पूछ रहे हैं, मेरे जवाब क्या आ रहे हैं? हाँ, आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं मैं बनाने की कोशिश करूँ, ऐसे कैसे होगा पत्थर वाला मुंह?
आपने कोई भी एक सवाल पूछा किसी ने ऐसे पूछा कि यार आप ये बताएं कि आप रात को कितने बजे घर आते हैं? अच्छा ये पत्थर एक सवाल के एक और क्या होता है कि जब आप अपनी भवों को ऊपर लेके जाते हैं तो ये सवाल क्वेश्चन बनता है। हाँ। लेकिन अगर किसी ने सवाल पूछा तो अब मुझे जवाब नहीं देना, तो उसका एक रवैया ये होगा कि मैं काउंटर सवाल पूछूं। काउंटर सवाल एक तो जबान से भी पूछा जा सकता। तो अब क्या हुआ कि मैंने काउंटर सवाल, इसका मतलब ये कि मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है। तो आप भी सोच रहे हैं कि अच्छा यार इसने भी, अब आप क्या जवाब देंगे? आप मुझसे कोई भी एक जाती सवाल पूछे मुझसे कोई भी। मैं बोलूंगी हैं जो हमारे यहाँ इसका मतलब है कि अच्छा सारे अंग्रेजी के सवालात और उर्दू का सिर्फ इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट वो कम्युनिकेशन ब्रेक तो हो गया ना। हाँ। है का मतलब ये है कि वो जो तवातुर से सवाल आ रहे थे ना, कब उठे थे, कब बैठे थे, कहाँ गए थे, उसको पता है कि मतलब ब्रेक हुआ ना, आपने तो ब्रेक ही करना था। दूसरा जो है वो ये पोलाइटली भी हो सकता है। अच्छा, जवाब नहीं दे रहे, सवाल कुछ भी करते हैं, अब आप पूछे सवाल, तब भी आप पत्थर ही है। लेकिन अब ये थोड़ा ज्यादा बेहतर जो है वो तरीका, खवातीन को पत्थर वाला ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मिसलेड ना हो उस पे। और वैसे तो अब आप जवाब नहीं दे रहे, सही बेसिकली तो आप जवाब दे रहे हैं। नहीं तो उस पे वो बदमजा नहीं होते हैं, उस पे अगला सवाल आता है तो बताओ ना, मुस्कुरा क्या रही हो? आप ही करते रहे ना, यानी तपाने के लिए काफी है ना, आप बताओ ना। तो इससे रिलेशनशिप खराब हो जाएगा ना। ऐसे आदमी की औरत के साथ रिलेशनशिप रखने का फायदा है? तुम्हें तो बताना ही नहीं है, तुम तो बताना ही नहीं चाहती, ये आता है। एक तो ये भी होता है। हाँ। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही सवाल हो जाए तो वॉशरूम जाना मना तो नहीं है। अच्छा, तो बस ब्रेक करें, जा सकते हैं ना, ब्रेक करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर कोई हटधर्मी पे आ गया, कोई ढीठपन पे आ गया, तो उसका इलाज फिर काउंटर सवाल है। सवाल वाला आदमी इरिटेट हो जाता है जब उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। उसका एक सवाल, आपके दो सवाल, उसका एक सवाल, अरे छोड़ो यार मैं तो अभी बता, तुम तो बताओ तुमने क्या किया था। अच्छा, अब उसने बताना शुरू किया, अब वो अपनी कहानी पे आए। उसके बाद जब उसने सवाल पूछना है, आपने उसके ऊपर सवाल डालना है, सवाल पे सवाल। फिर अगर आपको कम्युनिकेशन इंगेज अगर रखना है तो फिर आप सवाल के ऊपर काउंटर सवाल करें, क्योंकि ऐसे शख्स, ज्यादातर वो लोग जो बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं, वो पसंद नहीं करते कि उनसे सवाल पूछे जाए। ये बेसिकली उनका भी एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि इससे पहले कि उनके ऊपर आए वो आगे डाल देते हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उनके ऊपर कोई तवज्जो ना जाए तो वो किसी को शिकार ढूंढ रहे होते हैं कि उन पे डाल दिया जाए, उनके बारे में जो है बात चली जाए। आप उनकी तरफ जैसे लेके आएंगे, उनको ये इनडायरेक्ट शटअप कॉल होती है कि अब आप जाके जो है वो रुक जाए। तो मैंने जैसे आपको कहा, पत्थर के मुंह से जा सकते हैं, मुस्कुरा के मुंह से जा सकते हैं, उठ के जा सकते हैं, अदरवाइज फिर आप काउंटर बैक करेंगे, सवाल के ऊपर आप सवाल जो है वो पूछना शुरू करेंगे। दैट्स हाउ आप एक जैसे। अच्छा, अपने घर के मोमर हजरात को कैसे, या ख़वातीन और हजरात को कैसे समझाएं, क्योंकि घर में जो बड़े होते हैं वो बड़ी ज़ाहिर है एहतराम उनका अपनी जगह और बाकी उनकी जो पोजीशन है वो अपनी जगह, लेकिन वो जल्दी एक्सप्लॉइट होते हैं। पड़ोसन ने आके अम्मा से कुछ कहा या पड़ोसी ने बाहर, मैं दोबारा ही कहना चाहूँगी, आप लोग ये ना समझिएगा माजरत के साथ, ख़वातीन के साथ ज़्यादा ये मामलात हो जाते हैं। मर्द हजरात फिर भी बहुत सी चीज़ें दबा लेते हैं, जो कि मुशाहिदा है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो किसी ने काम वाली ने कुछ कह दिया अम्मा को, किसी ने कुछ कह दिया तो वो नंद ने भाभी के खिलाफ कह दिया। तो ये जो बड़ों का रोल है वो उसकी भी थोड़ी सी वजाहत होनी चाहिए, उस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है और बेसिकली जो टो शुरू होती है और इन्वॉल्वमेंट शुरू होती है वो ऊपर वालों से शुरू होकर और फिर नीचे उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि आज अगर मैं और आप समझ लें तो कल को हमने भी बुजुर्ग बनना है। हाँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अगेन, हमारे यहाँ बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी रिश्ता हो, हम लोग प्राइवेसी को और रूल्स रेगुलेशंस को समझ नहीं पाते। हमें अगर ये लगता है कि मुझे अगर अपने बेटे के कमरे में नॉक करके जाना है तो मुझे बड़ा ऑफेंसिव फील होता है कि मैं क्यों नॉक करके जाऊँ, और बहू के बाद तो खास तौर पे, राइट। सो हमें, हमारे यहाँ बुजुर्गों के साथ भी ये मसला है कि उनको भी अपनी लिमिटेशंस नहीं पता। अगर वो नई दुल्हन से बार बार पूछ रहे हैं कि खुशखबरी है या नहीं, तो उनको लगता है कि ये उनका हक बनता है, वो पूछ सकता है, मोहब्बत से पूछ रहे हैं, कंसर्न से पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, आपको ये समझने की ज़रूरत है, अगर हम नौजवान नस्ल की भी बात कर रहे हैं, तो अगर कोई आपके एहसास में या कंसर्न हो के एक दफ़ा दो दफ़ा पूछ रहा है तो आप उसको पोलाइटली आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई शख्स मुस्तकिल आपकी टो में है, तो मैं अगेन ये कहूँगी कि आपको बड़ा क्लियर ये मैसेज देना पड़ता है कि आप उस गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। देखिए, अगर आप पोलाइटली बार बार रिफ्यूज़ करते रहेंगे तो वो चीज़ बार बार आप पर आएगी, ठीक है, राइट।
اور پھر اگر آپ صحیح ہیں, آپ کے زندگی کے کچھ اصول ہیں, تو ان کو بتانے میں, وربلائز کرنے میں کچھ برا نہیں ہے. ہم لیکن بتانے کا بس طریقہ ہوتا ہے, طریقہ بہترین ہونا چاہیے. دیکھیں ہم ازیوم کر لیتے ہیں, ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ, تو وہ سمجھدار ہوگا. ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام اینڈ گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. گڈ مارننگ شازیہ, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کا شو دیکھ رہی ہوں, ماشاء اللہ آج کا ڈسکشن بہت اچھا تھا. اوور آل آپ لوگوں نے ہر چیز کو ہی کور کیا, لیکن ایک چیز جو مجھے بہت بادر کر رہی ہے وہ یہ کہ نا اس سارے سینیریو میں, اس پورے ماحول میں جو بچوں کی شخصیت خراب ہو رہی ہے نا, بچے بھی, بچوں سے پوچھا جائے, مطلب اگر لائن میں رہتے ہیں تو بتا کر بھی گئے ہیں تو مما کہاں گئی ہیں, کیا لے کر آئی ہیں, پھر وہی چیزیں بچے بھی ہم سے پوچھ رہے ہیں مما آپ کیا لے کر آئی ہیں, کہاں گئی تھی, یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ مجھے بڑا پریشان کرتا ہے کہ بچے جو ہے نا اس چیز پہ لگ گئے ہیں. چھوٹے بچے کو ڈاکٹر مان سے پوچھتے ہیں, اسی سینیریو میں رہتے ہیں, مطلب ہم کیسے ان بچوں کو بچا سکتے ہیں اس چیز سے. اچھا, ویسے یہ بڑا اچھا سوال ہے شازیہ, تھینک یو سو مچ. میں نے فیملیز میں شازیہ بیٹا یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ تو بچوں کو یوز کرتے ہیں. ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بچوں نے اچانک کر لیا ہے تو کیسے بچوں کو بچایا جائے. ماں باپ جو ہے ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ بچوں کی شخصیت کو کس طرح شیٹر کر رہے ہیں, اور آپ اپنے گھر کے سکون کو آنے والے دنوں کو کیسے برباد کر رہے ہیں جب آپ بچوں کو یوز کر رہے ہیں. اوپر بیٹھ کے آؤ, اچھا آپ تو ڈائریکٹ نہیں جا سکتے رائٹ, لیکن بچہ جو ہے وہ جا سکتا ہے. سن کے آؤ دادی فلانے سے کیا کہہ رہی تھی, وہ آپس میں کہہ رہے تھے, وہ لے کے کیا آئے تھے, کتنے کے لے کے آئے تھے, معلومات لے کے آؤ. اچھا جب وہ معلومات لے کے آتے ہیں پھر آپ بچوں کو انکریج کرتے ہیں, تو بچہ کیا کرتا ہے, بچہ سمجھتا ہے میں نے بہت اچھا کام کیا ہے, رپورٹر بن جاتا ہے, رپورٹر بلیک میل کرتا ہے بعد میں, وہ بعد میں بلیک میل کرتا ہے وہ بچہ. اس کو پتا ہے کہ اماں نے یہ بات کرائی تھی, اگر پھر مما کو ہلکا ہاتھ رکھنا پڑتا ہے اس بچے کے اوپر. اچھا بعض دفعہ بچے اگر اس ماحول کو یہ دیکھ رہے ہیں اور خود بھی آ کے لیٹ سپوز کوئی بات کہہ رہے ہیں, مما پتا ہے اوپر یہ ہوا تھا, آپ کو اسی وقت ڈسکریج کرنا چاہیے. نہیں بیٹا ان کے گھر کی بات, ہمیں کسی کی ٹون نہیں لینی چاہیے, ہمارا کنسرن نہیں ہے, یہ اخلاقیات میں نہیں ہے, یہ دین اجازت نہیں دیتا. تو جب آپ اس طرح اپنے آپ کو, اپنے بچے کو پروٹیکٹ کریں گے ان ساری بکواس سے, تو آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ بچہ جس کو آپ کنڈیشن کر رہے ہیں اس کو الٹیمیٹلی آپ ہی پہ اٹیک کرنا ہے. یہ الٹیمیٹلی یہی رویہ پھر آپ ہی پہ آئے گا, آپ ہی پہ آئے گا, اس کی اپنی زندگی کے اندر آئے گا. وہ 2-4 فضول کی معلومات کہ وہ کتنے کا کھانا لائے تھے اور کتنے کا جوڑا لائے تھے, اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا. لیکن یہ جو شخصیت کو آپ نے داغدار کیا ہے, اس شخصیت کو آپ نے جو کمزور کیا ہے, مجروح کیا ہے, اس کی کردار سازی کے اوپر جتنا بڑا دھبا آپ بیٹھ کے تفریح کے نام پہ لگا رہے ہیں, اور ماں باپ کو اس سے زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے کہ مجھے کسی کی نہیں سننی. خاص طور سے اگر آپ کو پتہ بھی لگ جائے, آپ میں نے کیا کرنا, جب دین نے کہا پردہ پوشی کرو, تو اس کا مطلب اس میں سکون بہت ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ اس چیز پر قائم رہتے ہیں اور اپنے اوپر فوکسڈ رہتے ہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں, یا میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, یا میری کیا گولز ہیں اور کس طرح سے مجھے آگے چلنا ہے, تو اور باقی چیزوں سے اگر آپ کو سروکار نہیں ہے, تو یہ بڑا آپ کو ایٹ پیس رکھتا ہے. آپ نہ کسی کمپٹیشن میں آتے ہیں. یہ میجر پوائنٹ تھا, کیونکہ آج کل کا جو دوسرا ایک ایشو یہ آتا ہے وہ یہی آتا ہے نا کہ بچے کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی اچھی چیزیں میرے پاس کیوں نہیں ہے, ان کے پاس موبائل ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے, ان کے پاس بیگ, ان کا تھرموس, ان کی بک, ان کی گاڑی, میرے پاس کیوں نہیں ہے. اس نے کمپیریزن سیکھا ہے نا, کمپٹیشن سیکھا ہے نا. اگر آپ یہ وہیں ڈال دیں کہ ہم اس سے آپ کیریکٹر بلڈ کرتے ہیں, سب کانفیڈنس بلڈ کرتے ہیں کہ بیٹا ہم اس میں بہت خوش ہیں, جو ہمارے پاس ہے ہم بہت خوش ہیں. کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا, کنکلوڈ کر دیں طاہرہ. اچھا, جس طرح سے آپ نے بالکل آخری بات کی, کمپٹیشن بن رہا ہے, تو ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی تجسس کو بہت ہی زیادہ انکریجمنٹ مل رہی ہے. بڑا آسان ہے لوگوں کے بارے میں جاننا, لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرنا, رائے دے دینا. اگر میں آپ کے منہ پہ کچھ کہنا چاہتی ہوں, میں نے بہت سے لوگ اصل زندگی میں ایسے بھی دیکھے جن کے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ بات وہ کر سکیں, بٹ جب آپ ان کے کامنٹس پڑھتے ہیں, ان کی کیپشنز پڑھتے ہیں, آپ کو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ اسٹیٹس پڑھتے ہیں. سوشل میڈیا نے یہ چیزوں کو بہت زیادہ آسان کر دیا ہے. تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, جیسے ڈاکٹر عمران نے بھی کہا کہ آپ اس کو اپنی سمت میں لے کر چلیں, اپنی کردار کے لیے کو بلڈ کرنے کے لیے استعمال کریں, کردار سازی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. اسپیشلی جب ہم پیرنٹس کی بات کریں تو آپ زندگی میں چھوٹا بڑا کوئی بھی کام کریں تو یہ سوچ کے ضرور کریں کہ آپ فٹ پرنٹس چھوڑ رہے ہیں اپنی نسلوں کے لیے, اس کو فالو کرنے کے لیے. تو جب بھی آپ کچھ یہ سوچ کے کرتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ آپ بڑا محتاط رہتے ہیں, وہ چاہے ٹریفک کا سگنل توڑنا ہو, چاہے کسی کی ٹو لینی ہو, کسی کے کردار کے اوپر, کسی کے اخلاق پہ بات کرنا ہو, تو آپ بڑا محتاط رہتے ہیں. اور جب آپ محتاط رہتے ہیں تو آپ ایک بہتر گھر بناتے ہیں اور آپ ایک بہتر نسل کو جنم دیتے ہیں. ود دیٹ تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا, اور یہ تمام جو حکمت سے بھرپور ڈسکشن آپ لوگوں نے کی ہے اس کا بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ اس کا اثر بھی کچھ نہ کچھ ہم ضرور قبول کریں گے. لیکن بات وہی ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز جو آپ کو سونا لگ رہی ہے وہ آپ کے لیے سونا ہے یا نہیں آپ کو نہیں پتا.
तो उसके असरात उस तरह से अपने ऊपर कबूल मत कीजिए, अपनी ज़िंदगी पे फोकस कीजिए और अपना ख्याल रखिए और जी उठा पाकिस्तान देखते रहिए, तो वैसे ही आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट और बाकी इंफोटेनमेंट और जितने और मामलात हैं वो पूरे हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।